नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आई कैन मनोज पे। आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा भी है। पिछले काफ़ी टाइम से हम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में लोग इंश्योरेंस खरीदने के लिए कंपनी की साइट्स, वेब एग्रीगेटर या ब्रोकर से ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं। तो राजवीर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी को ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए या फिर उसे ट्रेडिशनल वे में अपने नियर बाई एडवाइजर से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। सो मनोज जी, जो आपने मुद्दा उठाया है या जिस डिस्कशन के लिए आज हम बैठे हैं वो सही में ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर काफ़ी तरह से अलग अलग तरह के डिस्कशन होते हैं। तो इसके ऊपर ना मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ विद सम लॉजिक्स कि हमें ऑनलाइन लेना चाहिए या हमें ऑफलाइन लेना चाहिए, एजेंट के थ्रू लेना चाहिए। ऑफलाइन से हमारा मतलब एजेंट के थ्रू है। तो हो क्या रहा है कि आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन बड़ा हो गया। आपने अभी बोला कि पहले लोग ऑफलाइन ही जाते थे। पहले ना प्रोसेस ही वही होते थे। अगर मैं 2000 से पहले की बात करूँ, 2000 से या 2001 से पहले की, तो गिनी चुनी इंश्योरेंस कंपनियां होती थी। उससे पहले इतने ऑप्शंस होते ही नहीं थे। बट जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियां आ गई हैं। और जैसे जैसे कोई भी सेक्टर ग्रो करता है उसके अंदर अंदर काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। उसी तरह से जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती गई उनको अपने एक्सपेंशन के लिए एजेंट्स की ज़रूरत पड़ी। और अगर मैं बात करूं 2010 तक, 12 तक, सबसे पहले यही चल रहा था। मोस्टली ऑफलाइन ही चीज़ें जाती थी। लेकिन जब से पॉलिसी बाज़ार आया, पॉलिसी बाज़ार के आने के बाद लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हुआ कि ऑनलाइन भी पॉलिसी ली जा सकती है। एक एग्रीगेटर के रूप में पॉलिसी बाज़ार ने काफ़ी अच्छी मार्केट को ग्रैब किया है। अवेयरनेस भी काफ़ी फैलाई है। अवेयरनेस काफ़ी हुई है। इवन इसका फ़ायदा एजेंट की कम्युनिटी को भी हुआ है। बिकॉज जहाँ पे लोग पॉलिसी बाजार किस तरह से ऐड दिख रहा है वो देखिए कि 500 रुपये या 600 रुपये में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस। अब जिसका मन नहीं भी होगा ना वो भी एक बार सोचेगा कि यार ये देख लेते हैं क्या है। वो पहुंचेगा अपने नज़दीकी एजेंट के पास। क्योंकि आज उस टाइम पे क्या था ना कि इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। ये तो जियो के आने के बाद थोड़े से हर हाथ में मोबाइल और हर हाथ में इंटरनेट है। आपको ध्यान होगा उस समय इंटरनेट के चार्जेस इतने एक्सपेंसिव होते थे कि 350 रुपये में 1 GB बिल्कुल आता है। ठीक है। तो उस टाइम पे इतना नहीं था। फिर भी वो ऐड क्योंकि टीवी पे चलती थी, टीवी पे लोग देखते थे, अपने नज़दीकी एजेंट से पूछते थे और फिर अल्टीमेटली वो उनको समझाया जाता था कि जी ये एक मिनिमम एज के लिए, फॉर एग्जांपल 18 की एज के लिए इंश्योरेंस बताया गया है और मंथली बेसिस पे बताया गया है। और वो होता भी उतना ही था। बट उसको दिखाने का, मैनिपुलेशन करने का थोड़ा सा तरीका ऐसा था कि लोग लुक्रेटिव लगे, लोगों को ऑफर लुक्रेटिव लगे और लोग उसको बाय करने के लिए सोचें। तो जहाँ पर भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग थे वो वहाँ पे पहुँचते थे। लेकिन इसमें देखा ये है कि दोनों चीज़ें ग्रो कर रही हैं टाइम के हिसाब से। एजेंट कम्युनिटी भी खूब ग्रो करी है और अगर मैं एग्रीगेटर की बात करूँ तब एग्रीगेटर भी खूब ग्रो किए हैं। पहले सिर्फ एक पॉलिसी बाजार हुआ करता था। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ पॉलिसी बाजार की तरह और पॉलिसी एक्स, इस तरह के तकरीबन 10-12 और भी एग्रीगेटर्स हैं। काफ़ी ब्रोकर्स इसमें आए हैं। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बट हम इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डिजिटली ग्रो कर रही है, बाकी कन्वेंशनली भी ग्रो कर रही है। अब उसमें फ़र्क क्या है? और आपको इंश्योरेंस अगर लेना है तो कहाँ से लेना चाहिए? देखो, डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप सारे काम खुद निपटा सकते हैं, आपके पास उतना समय है, समय से मेरा मतलब है कि कल को जब क्लेम आता है तब आप डायरेक्ट कस्टमर केयर के थ्रू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। या आप अगर अंदर लेटे हैं, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या आपके फादर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। और स्पेशली मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो उस केस में आपको ऑनलाइन ही लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे 5% मोस्टली सस्ता मिलता है काफ़ी प्लान्स में। तो अगर आपको लगता है कि वो 5% उतना वर्थ लगता है कि उस 5% को बचा के और आप बाकी चीज़ें खुद मैनेज कर लेंगे। और ना सिर्फ क्लेम का कोऑर्डिनेशन, उसके साथ में प्री पोस्ट भी होते हैं। प्री पोस्ट का मतलब होता है जब आप एडमिट होते हैं उससे पहले के एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज के बाद के एक्सपेंसेस। प्लस आपको लगता है कि आप सारी कंडीशंस को खुद पढ़ के खुद देख सकते हैं कि उस रूम रेंट में क्या कवर था, कंडीशंस चेंज होती हैं टाइम टू टाइम अगर प्लान चेंज हुए। अगर आपको लगता है कि आप हर चीज़ में अपडेट रह सकते हैं तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। बिकॉज ना आपको किसी को पूछना ना बताना, अपनी मर्जी से खुद अपना इंश्योरेंस सेलेक्ट करो, सारे प्लान पढ़ो आराम से, उसको थोड़ा एनालाइज करो एंड देन आप ले लो। तो पिछले 9 साल से कंपनी के अंदर एज ए मैनेजर और आपने कई अदर ड्यूटीज भी निभाई हैं, वो कौन कौन सी जगहें होती हैं जहाँ पे एक्चुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद
कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है, उसे पता भी नहीं होता कि यहाँ पे एटलीस्ट मुझे अपने एजेंट या एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे वो एडवाइज़र ही उसे बेटर तरीके से ट्रीट कर सकता है, ना कि कस्टमर केयर पे, बिकॉज वहाँ पे तो हर बार एक नया आदमी आपका फ़ोन उठा रहा होता है। मनोज जी, आपने बिल्कुल मन की बात पूछी है और ये मेरे बड़े दिल के नज़दीक है ये बातें। तो होता क्या है कि इंश्योरेंस ना कभी भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कस्टमर केयर के थ्रू सॉर्ट हो जाए। अगर मैं बात करूँ गाड़ियों के इंश्योरेंस की, तो शायद वहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, बट वहाँ पे मैंने देखा है कि एजेंट्स को काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको ध्यान होगा कि नेसेसरी का, जब इवन कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने इसको नेसेसरी चीज़ों में रखा गया था। वो ना रोजाना काम आ सकती है ऐसी चीज़ है। आपको कभी भी बुखार होता है, मतलब कॉमन चीज़ें होती है, कोल्ड कफ, कोल्ड फ्लू। अभी डेंगू का जब सीजन आया था तो मैं देख रहा था काफ़ी डेंगू के क्लेम आए हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि यार 2 साल 3 साल पॉलिसी हो गई, उसके बाद ना कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ये मतलब लोगों का लेमैन का परसेप्शन बना हुआ है। हाँ, थॉट प्रोसेस होता है। बट मैंने अभी जो देखा पिछले 2 महीने के डेंगू के सीजन में 40% के आसपास, और मैं एक्यूरेट मतलब एक बड़ा नंबर दे रहा हूँ, 40% बहुत बड़ा नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। बट क्योंकि मैं एक बड़े पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि 40% के आसपास, ना सिर्फ जहाँ पे मैं काम करता हूँ, इवन मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं अलग अलग कंपनीज के साथ में, उनसे भी मैंने फीडबैक लिया, तो 40% के आसपास डेंगू के क्लेम रिजेक्ट हो गए। हाँ। अब उसका रीज़न क्या रहा, उसमें ऐसा नहीं था कंपनी गलत थी, कंपनी कहीं पे भी गलत नहीं थी। तो वहाँ पे जब उसको एनालाइज किया गया कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, तो जब भी डेंगू का क्लेम आता है तो कस्टमर हो जाता है पैनिक, क्योंकि प्लेटलेट्स गिरने का डर रहता है, जान जाने का खतरा होता है। अब उन सब चीज़ों में ना एज कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई उसको जरूरत है, किसी ने अगर 5-6 साल पॉलिसी चलाई है, उसको आज जरूरत पड़ी, उसको क्लेम मिलना नहीं चाहिए। राजवीर जी, इसमें एक एड ऑन चीज़ और भी करूँगा। हर गांव में एक आधा केस ऐसा मिलेगा जहाँ पे शायद प्लेटलेट उसकी 70,000 80,000 थी, बट समाव कुछ वजह से वो बच नहीं पाया। तो लोगों को ना डर लगता है कि लाख प्लेटलेट से नीचे होते ही कि यार अब तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी, बट मैं पहले वाली बात को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। तो होता क्या है कि जब भी किसी को लगता है ना, और ये परसेप्शन है भाई, अगर आज मैंने इंश्योरेंस लिया, मैं इंश्योरेंस पे भले क्लेम ना दे, बट मैं अपनी सेफ्टी के लिए देखूंगा। बट यहाँ पे कुछ जगह पे क्या हुआ है कि शायद एडमिशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी हॉस्पिटल्स ने एडमिट किया है। जब भी कोई इस तरह की बीमारी फैलती है जो मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती है, उस केस में कुछ गाइडलाइंस निकलती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे भी कुछ गाइडलाइन आई थी, आईसीएमआर और एम्स ने जो निकाली थी कि पर्टिकुलर एक SpO2 लेवल होना चाहिए, उसको ये सिम्टम्स होने चाहिए, इतना उसका फीवर होना चाहिए, तो वो फॉलो करके, अदरवाइज हर किसी को एडमिट करेंगे तो बेड भी नहीं मिलेंगे। एंड सेम कंडीशंस अभी डेंगू के टाइम पे हुए थे। बट हुआ क्या अभी इस केस में कि कुछ हॉस्पिटल्स ने अपने आप को जो बेड कैपेसिटी थी, पहले नॉर्मल मान लो किसी की बेड कैपेसिटी 100 थी, तो अभी वो 150 कर दी थी। तो बेड तो खाली था, हॉस्पिटल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और हॉस्पिटल को चलो फर्क पड़ भी जाए तो उस केस में अगर कस्टमर कोई गया है, वो बोलता है जी मुझे एडमिट कर लो, सिंपल सी बात है। डॉक्टर को कई बार ना चाहते हुए एडमिट करना पड़ता है। तो उन केसेस में कंपनी कभी भी क्लेम नहीं देगी जहाँ पे एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपके पास कोई एजेंट है, जब आप उसको बता के जाते हो कि जी मेरे 102 फीवर है, 101 फीवर है, प्लेटलेट तो अभी गिर नहीं रही है, तो एटलीस्ट उस टाइम पे ना वो आपको अवेयर कर सकता है कि सर देखो कुछ सर्टेन पैरामीटर है, प्लेटलेट्स किसी तकरीबन 1 लाख से कम की होनी चाहिए, कोविड पॉजिटिव ये अपनी डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, साथ में डिहाइड्रेशन होना चाहिए। तो देर आर फ्यू पैरामीटर जो उनके डी एंड डे आउट में उनको पता होता है, क्योंकि उनके 1-2 क्लेम चल रहे होते हैं, रिजेक्ट हो चुके होते हैं, डॉक्टर बता रहे होते हैं, तो वो अपडेटेड होते हैं उस टाइम की गाइडलाइंस के साथ में। बट अगर वही ऑनलाइन नहीं होते तो उस केस में आपके पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता, आप जाके एडमिट हो चुके होते हो, कंपनी एज पर द स्टैंडर्ड रूल जो आईसीएमआर और एम्स ने निकाला होता है उसके हिसाब से क्लेम डिक्लाइन कर चुकी होती है, और वहाँ पे कस्टमर खुद जो इंश्योर्ड होता है अंदर होता है, फैमिली कोऑर्डिनेट कर रही होती है, अल्टीमेटली दे एंड अप पेइंग देयर ओन क्लेम्स। सो हॉस्पिटल अपना पैसा बना चुका होता है, एंड कस्टमर को जरूरत नहीं थी एडमिट होने की, बट क्योंकि उसे डर था, तो डर की वजह से वो एक लमसम अमाउंट, वही मेरा मानना है डेंगू के अंदर भी लमसम 40-50 हज़ार रुपये का नॉर्मल बिल होता है। नहीं तो डेंगू का जो एवरेज क्लेम देखा गया डिपेंड करता है। अगर मान लो जो पेशेंट्स की हम ओपीडी की बात करें जो इजीली मैनेजेबल था, उस केस में जो वो छुट्टी कर देते तो हाँ ये 50 से 60 डिपेंडिंग ऑन दी सिटी टू सिटी एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, वो डिपेंड करता है। तो हाँ इतना ही आता है 60-70 के आसपास। बट जहाँ पे केसेस जो है सीवियर हो जाते हैं तो मैंने देखे हैं कि बिल्स काफ़ी ज़्यादा भी चले जाते हैं, जो 3-4 लाख के आसपास भी हो सकते हैं। इवन रिसेंटली मेरे फादर एडमिटेड थे और उनका बिल 3.5 लाख के आसपास गया था। डेंगू का? हाँ,
डेंगू का क्लेम तो 11 दिन के लिए एडमिट थे। तो कंपनियां मेजरली ये देखती हैं कि डिहाइड्रेशन वगैरह है, और उसके ना काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं। सिर्फ डेंगू पॉजिटिव होना, फीवर आना इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ द एडमिशन, मतलब उस पर नहीं देंगे। तो अगर ये चीज़ें पता है इनिशियली, आप कस्टमर को बता देते हैं, नॉर्मली वो घर पे अपना ट्रीटमेंट लेता है फीवर मेंटेन करने के पैरासिटामोल, और जो वाइटल्स लेते हैं देन मतलब वाइटल चेक करा के जो भी उनको रिकमेंडेड मेडिसिन होते हैं वो लेते हैं, घर पे ठीक हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसको ओपीडी में मैनेज किया जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं पे करती है। तो उसी तरह की कुछ चीज़ें और होती हैं। अब उसका मान लो प्री पोस्ट है, आज के टाइम में जो इंडस्ट्री के स्टैट्स बोलते हैं 65% प्री पोस्ट के क्लेम फाइल ही नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार अगर ये, और इसमें मैक्सिमम जो रेशियो है वो कैशलेस ये अपना ऑनलाइन के लोगों का है। क्योंकि जब एक बार डिस्चार्ज होकर आप घर चले जाते हो ना, तो वो आप ना उन बिलों को नहीं संभाल के रखते कि यार कौन 1,500 2,000 रुपए के तो बिल्स हैं। वो उस ड्रॉर में घूमते रहते हैं। अपने को कभी टाइम नहीं लगता उस बिल को जाके कंपनी में जमा कराने का, क्लेम फॉर्म भरने का, कोरियर करने का या स्कैन करने का। हर कंपनी का अलग प्रोसेस होता है। कहीं पे फिजिकल कॉपी जाती है, कहीं पे स्कैन कॉपी जाती है, कहीं पे आपको ब्रांच में देना होता है, तब एक क्लेम फॉर्म भी भरना होता है। तो लोगों को ना वो हेडक लगता है कि यार आज के टाइम में ना सबके पैसे की समस्या नहीं है, टाइम की समस्या है। तो टाइम होता नहीं है, संडे को टाइम मिलता है तब ब्रांचेस बंद होती हैं। वहीं पे अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू लिया हो, आप एक बंडल बनाते हो, घर पे छोड़ते हो, बाकी एजेंट लेके जाता है, सबमिट कर देता है। तो अल्टीमेटली वो जो 5% हमने वहां बचाया था उसके बदले में हम पता नहीं कितना पे कर रहे हो। तो एक टाइम से आपको अवेयर कर देता है एजेंट कि ये चीजें कवर होंगी, ये नहीं होंगी। प्री पोस्ट में आपको क्लेम में हेल्प करता है। तीसरा, आज के टाइम में जितनी पॉलिसियां बन रही हैं, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिसी के अंदर ना हेल्थ चेकअप का एक पैरामीटर होता है। हेल्थ चेकअप का पैरामीटर होता है कि आपको हेल्थ चेकअप का एक बेनिफिट दिया जाता है। उसको क्लेम करने के हर कंपनी में एक अलग प्रोसेस होता है। तो कुछ कंपनियां कैशलेस देती हैं, कुछ कंपनियां रीइंबर्समेंट देती हैं, कुछ कंपनियां कैशलेस रीइंबर्समेंट दोनों देती हैं। एक कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है हेल्थ चेकअप को देने का, और किसी में कैशलेस मिलता है, किसी में रीइंबर्समेंट मिलता है, किसी में कैशलेस रीइंबर्समेंट दोनों मिलते हैं। तो जहाँ पे कैशलेस मिलता है तो मोस्टली वो कस्टमर केयर के थ्रू आपको फिक्स करना होता है। रीइंबर्समेंट के केस में आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के किसी भी सेंटर में जाके या किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप टेस्ट करा सकते हैं, तब देन उसको क्लेम कर सकते हैं। तो उस केस में जहाँ पे भी आप ये दोनों चीज़ों के अंदर इवन एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार ना लंबी क्यू होती है वहाँ पे, तो एजेंट को एक अलग से हेल्पलाइन मिली होती है जिसको एजेंट हेल्प डेस्क बोला जाता है। उस एजेंट हेल्प डेस्क पे पहले एजेंट बात करके उस टीम को कनेक्ट करके सारा आपकी पॉलिसी नंबर बता के आपके सब चीज़ें लाइनअप करके तब आपको लाइन पे लेता है, तो आपका टाइम बच जाता है। दूसरा, अगर वैसा कई बार फोन पे पॉसिबल नहीं है तो आपसे एक ईमेल ले लेता है, फिर एक टिकट रेज करवा देते हैं और आपके पास कॉल आ जाती है, आपके हेल्थ चेकअप शेड्यूल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कंपनी की लैब्स के अंदर, तो उस केस में आप खुद के चॉइस से टेस्ट करवा सकते हैं, बट उनको फिर क्लेम करना पड़ता है। क्लेम के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कंपनी के हेड ऑफिस तक भेजने होते हैं, साथ में क्लेम फॉर्म भरा जाता है। अब क्योंकि आपने कभी क्लेम फॉर्म शायद नहीं भरे होते बड़े से लोगों ने, तो उनके लिए बड़ा हेडक का काम होता है। वो उस 5,000 या 10,000 जो भी लिमिट है, उस 10,000 की लिमिट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपका वहाँ पे भी नुकसान होता है। अगर वहीं पे एजेंट है तो एजेंट उसको पेन लेता है, मतलब एजेंट उस सर्विस को देने के लिए सोचता है, ताकि अगर आपको एक सर्विस देगा तो कल को उसको एक रेफरल मिलेगा। तो अल्टीमेटली जब आप एक एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस बाय करते हो तो एक कनेक्ट रहता है उसको, आप मतलब उसको एक हमेशा एक लालच होता है कि यार आज मैं एक कस्टमर को सर्विस दूंगा तो कल को फ्यूचर में इनके सारे रिलेटिव के, इनके यार दोस्तों के, सबके रेफरेंसेस मुझे मिलेंगे। तो ऐसी ना बड़ी सी चीजें होती हैं। जब भी आपका क्लेम की बारी आती है ना, तो एजेंट को सबसे पहले ये होता है, इवन बहुत बार क्या देखा गया है कि क्लेम्स ना डिले हो रहे होते हैं फाइनल अप्रूवल। कंपनी का कितना भी टाइट हो, 4 घंटे का टाइट होता है टर्न अराउंड टाइम। तो जहाँ पे एजेंट होता है तो एजेंट के ऊपर ना एक पूरी हायरार्की होती है। एजेंट का एक मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर एक ब्रांच मैनेजर होता है, उसके ऊपर एक एरिया हेड होता है, उसके ऊपर एक क्लस्टर हेड होता है, उसके ऊपर एक रीजनल हेड होता है, उसके ऊपर एक जोनल हेड होता है, उसके ऊपर एक एजेंसी हेड होता है। तो ये पूरी हायरार्की होती है। अब अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है या सीन नहीं चल रहा है, तो उस केस में वो बंदा अपने सुपरवाइजर को हाईलाइट करता है। फिर 10-20 मिनट में काम नहीं होता तो वो उसके सुपरवाइजर को हाईलाइट करता है, और चीज़ें उस 1 या 2 या 3 लेवल तक सॉर्ट हो जाती हैं। बट वहीं पे अगर आपने डायरेक्ट ली हुई है, देन आपके पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कस्टमर केयर। जितनी बार आप फोन करोगे हर बार सेम स्टोरी रिपीट करनी पड़ेगी, और हर बार एक नया बंदा मिलेगा, और वो सिर्फ एक बात बोलते हैं, सी सर वी आर चेकिंग, आपको हो रहा है करते हैं। दैट्स इट। बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको आप जितनी बार बोलोगे, जितना मर्जी चिल्ला लो, उनको फर्क पड़ेगा ही नहीं। बट यहाँ पे जिस एजेंट ने इंश्योरेंस कर रखा है, उसको अपना कस्टमर लूज करते हुए ये लगेगा कि मेरे आगे के फ्यूचर रेफरेंसेस लूज हो रहे हैं। क्योंकि हर एक
कोई भी कस्टमर जुड़ता है वो एक नहीं जुड़ता, वो पहले भी 2 4 5 जोड़ चुका होता है, तो उसको ये पता है कि यार मेरे और 4 5 कस्टमर जाएंगे। And कहीं ना कहीं एजेंट को ये पता होता है कि क्लेम मिलने वाला है, जस्ट कोई इसके कंफ्यूजन रह गया है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके कुछ इनकम्प्लीट है, तो शायद इनको कंप्लीट करने के बाद क्लेम मिल जाएगा। एग्जैक्टली। सो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कैशलेस हो या रिइंबर्समेंट हो, कंपनियां कई बार रिक्वायरमेंट लगाती हैं, और वो रिक्वायरमेंट एजेंट की ईमेल पे आती हैं और कस्टमर की ईमेल पे आती हैं। अब जहाँ पे अगर एजेंट लूप में नहीं है, फॉर एग्जांपल एजेंट के थ्रू ली ही नहीं हुई है, और वहाँ पे ऐसे टेक्निकल टर्म्स लिखे जाते हैं मेल में, प्लीज प्रोवाइड आईसीपी पेपर, फर्स्ट डायग्नोस लेटर एंड प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स, तो प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स तक तो समझ में आता है, बड़े से लोगों को आईसीपी पेपर का ही नहीं पता होता है। तो आईसीपी पेपर का मतलब होता है इंडोस केयर पेपर। उसके अलावा फर्स्ट डायग्नोस लेटर क्या होता है, उसको समझने में सिंपल सा है कि भाई पहली बार डायग्नोस हुआ लेटर, लेकिन वो कब से डायग्नोस हुआ, उसकी पूरी स्टोरी समझना, किस डॉक्टर को दिखाया, क्या दिखाया, किन सर्कमस्टांसेस में दिखाया, ऐसी बड़ी सी चीजें होती हैं जो एजेंट टाइम टू टाइम आपको हेल्प कर देता है। सेम ईमेल जो आपको ट्रिगर होती है वो एजेंट को ट्रिगर होती है। कई बार ऐसा देखा गया कि रूरल एरिया में लोगों ने इंश्योरेंस ले लिया, या किसी का फोन आया पुलिस बाजार वाले का, वहां ले लिया, उनकी बेचारों की ईमेल आईडी अपडेट नहीं होती, सो कोई कम्युनिकेशन जा ही नहीं रहा है। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है इधर डॉक्टर और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं आज के टाइम में, अगर आप मेडिसिटी हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो आपको खुद से फॉर्म भरना होता है। वो बेचारे ऐसे होते हैं कि वो फॉर्म भी नहीं भर पाते। इवन मैं काफी क्लेम में जाता हूँ राजवीर जी, आधा घंटा लगता है मेरे को, बिकॉज मुझे क्लेम फॉर्म नीचे साइन करना होता है, देन डॉक्टर के पास जाना होता है ऊपर 3rd या 4th फ्लोर पे, देन उससे उस पर समरी लिखवानी होती है, देन वापस आके मुझे टीपे डिपार्टमेंट देना होता है, तब जाके कहीं क्लेम प्रोसेस हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो ऐसी बड़ी सी चीजें हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैं बोलता हूँ वो इमोशनल कनेक्ट होता है एक एजेंट के साथ में। आप कभी भी किसी को किसी भी टाइम फोन कर सकते हो। आपको मन 11 बजे किया, बोला जी मनोज जी ये हो गया, बच्चे के साथ ये दिक्कत हो गई, अभी किस जगह पे लेके जाऊँ, तो इमीडिएटली उसको कैशलेस का पता लग जाता है, क्योंकि एजेंट्स अपडेटेड होते हैं। इमीडिएटली वो कार्ड्स कई बार नहीं मिलते हैं, पॉलिसी कॉपी नहीं मिलती, वो इमीडिएटली व्हाट्सएप ईमेल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पोर्टल्स होते हैं। इमीडिएटली वो गाइड कर सकता है कि जी इस चीज़ का ये स्पेशलिस्ट वहाँ पे है। इमीडिएटली वो 50 चीज़ें आपको हेल्प करता है। बट कि अगर आपने ऑनलाइन ली हुई है पॉलिसी, तो आप इन सारी चीजों से पीछे रह जाते हैं। कि ऑनलाइन अगर आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक 5% का डिस्काउंट होता है, वहीं अदर हैंड अगर आप ऑफलाइन परचेज करें ट्रेडिशनल वे में, तो वहां पे एक तरीके से आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस का पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता है, जो आपको हर चीज के बारे में बारीक से बता रहा होता है, चाहे बीमारी के बारे में बता रहा हो, चाहे आपके प्री पोस्ट के क्लेम्स को पास कराने को लेके हो, चाहे क्लेम पास करने को लेके हो, चाहे आपके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट क्यों ना हो। और ऑब्वियस सी बात है कि उसे रेफरेंसेस चाहिए तो वो इतनी सर्विसेज आपको देगा। इसमें 2 पॉइंट और ऐड करूंगा मैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो स्टार्टिंग में ही आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। बिकॉज आज के टाइम में ना, बीइंग एन हेल्थ इंश्योरेंस पाठशाला फाउंडर, व्हाट आई हैव रेड, देयर आर अबाउट 31 इंश्योरेंस कंपनी विच इज सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, एंड देयर आर अबाउट 208 प्लान्स, एक्टिव प्लान्स, जो बंद हो गए वाला गया 30 के आसपास प्लान बंद हो गए, 238 प्लान्स हैं। अब उस 238 प्लान्स के अंदर से कौन सा प्लान, किस कंपनी का प्लान, क्या फीचर दे रहा है, इतनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, ये एक लेमैन आदमी को नहीं पता होता है। एजेंट्स को हर हफ्ते, हर 15 दिन में कंपनी से ट्रेनिंग मिल रही होती है। दैट इज द रीजन वो वेल ट्रेंड होते हैं, दैट इज द रीजन वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इसीलिए हमेशा आपके नज़दीकी एजेंट से इंश्योरेंस लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमेशा आपके वेलफेयर के बारे में सोचेगा, आपको अच्छा प्लान बताएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर उसने अच्छा प्लान नहीं दिया तो कल को आप उसको कहीं पे भी पोर्ट कर लेंगे। 238 प्लान अवेलेबल हैं, तो उसमें मेरा वाला कौन सा है ये तो मेरा एडवाइजर ही बता पाएगा। एग्जैक्टली। सो थैंक यू राजवीर जी, धन्यवाद। तो आज का एपिसोड आपको कैसे लगा? सेकेंडली आपका आई थिंक ये क्वेश्चन तो आज कहीं ना कहीं से पूर्ण विराम लग गया होगा कि क्या इंश्योरेंस हमें ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल वे में अपने नियर बाय एडवाइजर से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।